बयान पारा। कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब होने से उनके लश्कर में खलबली मच गई। तेज सिंह और देवी सिंह ने घबराकर चारों तरफ खोज की, मगर कुछ पता न लगा। दिन भर बीत जाने पर ज्योतिषी जी ने तेज सिंह से कहा, रमल से जान पड़ता है कि कुमार को कई औरतें बेहोशी की दवा सुंघा बेहोश कर उठा ली गई हैं और नौगढ़ के इलाके में अपने मकान के अंदर कैद कर रखा है। उससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता। ज्योतिषी जी की बात सुनकर तेज सिंह बोले, नौगढ़ में तो अपना ही राज्य है, वहां कुमार के दुश्मनों का कहीं ठिकाना नहीं। महाराज सुरेंद्र सिंह की अमलदारी से उनकी रियाया बहुत खुश और उनके खानदान के लिए वक्त पर जान देने को तैयार है। फिर कुमार को ले जाकर कैद करने वाला कौन हो सकता है? बहुत देर तक सोच विचार करते रहने के बाद तेज सिंह कुमार की खोज में जाने को तैयार हुए। देवी सिंह और ज्योतिषी जी ने भी उनका साथ दिया और ये तीनों नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। जाते वक्त महाराज शिवदत्त के दीवान को चुनारगढ़ विदा करते गए, जो कुंवर वीरेंद्र सिंह की मुलाकात को महाराज शिवदत्त की तरफ से तोहफा और सौगात लेकर आए हुए थे, और तिलिस्मी किताब फतेह सिंह सिफा सालार के सुपुर्द कर दी, जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब हो जाने के बाद उनके पलंग पर पड़ी हुई पाई गई थी। ये तीनों यार आधी रात गुजर जाने के बाद नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। 5 कोस तक बराबर चले गए। सवेरा होने पर तीनों एक घने जंगल में रुके और अपनी सूरतें बदलकर फिर रवाना हुए। दिन भर चलकर भूखे प्यासे शाम को नौगढ़ की सरहद पर पहुंचे। इन लोगों ने आपस में ये राय ठहराई कि किसी से मुलाकात न करें, बल्कि जाहिर भी न होकर छिपे ही छिपे कुमार की खोज करें। तीनों यारों ने अलग अलग होकर कुमार का पता लगाना शुरू किया। कहीं मकान में घुसकर, कहीं बाग में जाकर, कहीं आदमियों से बातें करके उन लोगों ने दरियाफ्त किया, मगर कहीं पता न लगा। दूसरे दिन तीनों इकट्ठे होकर सूरत बदले हुए राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए और एक कोने में खड़े हो बातचीत सुनने लगे। उसी वक्त कई जासूस दरबार में पहुंचे, जिनकी सूरत से घबराहट और परेशानी साफ मालूम होती थी। तेज सिंह के बाप दीवान जीत सिंह ने उन जासूसों से पूछा, क्या बात है जो तुम लोग इस तरह घबराए हुए आए हो? एक जासूस ने कुछ आगे बढ़कर जवाब दिया, लश्कर से कुमार की खबर लाया हूं। जीत सिंह, क्या हाल है, जल्द कहो। जासूस, 2 रोज से उनका कहीं पता नहीं है। जीत सिंह, क्या कहीं चले गए? जासूस, जी नहीं, रात को खेमे में सोए हुए थे, उसी हालत में कुछ औरतें उन्हें उठा ले गईं, मालूम नहीं कहां कैद कर रखा है। जीत सिंह घबराकर, यह कैसे मालूम हुआ कि उन्हें कई औरतें ले गईं? जासूस, उनके गायब हो जाने के बाद अय्यारों ने बहुत तलाश किया। जब कुछ पता न लगा तो ज्योतिषी जगन्नाथ जी ने रमल से पता लगाकर कहा कि कई औरतें उन्हें ले गई हैं और इस नौगढ़ के इलाके में ही कहीं कैद कर रखा है। ताज्जुब से जीत सिंह, इसी नौगढ़ के इलाके में? यहां तो हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है। जासूस, जो कुछ हो, ज्योतिषी जी ने तो ऐसा ही कहा है। जीत सिंह, फिर तेज सिंह कहां गया? जासूस, कुमार की खोज में कहीं गए हैं। देवी सिंह और ज्योतिषी जी भी उनके साथ हैं, मगर उन लोगों के जाते ही हमारे लश्कर पर आफत आई। जीत सिंह चौंक कर, हमारे लश्कर पर क्या आफत आई? जासूस, मौका पाकर महाराज शिवदत्त ने हमला कर दिया। हमले का नाम सुनते ही तेज सिंह वगैरह यार लोग जो सूरत बदले हुए एक कोने में खड़े थे, आगे की सब बातें बड़े गौर से सुनने लगे। जीत सिंह, पहले तो तुम ये खबर लाए थे कि महाराज शिवदत्त ने कुमार से दोस्ती कबूल कर ली और उनका दीवान बहुत कुछ नजर लेकर आया है। अब क्या हुआ? जासूस, उसी वक्त की यह खबर बहुत ठीक थी, पर आखिर में उसने धोखा दिया और बेईमानी पर कमर बांध ली। जीत सिंह, उसके हमले का क्या नतीजा हुआ? जासूस,
पहर भर तक तो फतेह सिंह से पैसालार खूब लड़े, आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गए। उनके गिरफ्तार होते ही बेसिर की फौज तितर बितर हो गई। अभी तक सुरेंद्र सिंह चुपचाप बैठे इन बातों को सुन रहे थे। फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और लश्कर के भाग जाने का हाल सुनकर आंखें लाल हो गईं। दीवान जीत सिंह की तरफ देखकर बोले, हमारे यहां इस वक्त तो फौज है नहीं, थोड़े बहुत सिपाही जो कुछ हैं उनको लेकर इसी वक्त कूच करूंगा। ऐसे नामर्द को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जीत सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। सरकार के कूच की बात सुन भागी हुई फौज भी इकट्ठी हो जाएगी। ये बातें हो रही थी कि दो जासूस और दरबार में हाजिर हुए। पूछने पर उन्होंने कहा, कुमार के गायब होने, अय्यारों के उनकी खोज में जाने, फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और फौज के भाग जाने की खबर सुनकर महाराज जय सिंह अपनी कुल फौज लेकर चुनारगढ़ पर चढ़ गए हैं। रास्ते में खबर लगी कि फतेह सिंह के गिरफ्तार होने के 2 ही पहर बाद रात को महाराज शिवदत्त भी कहीं गायब हो गए और उनके पलंग पर एक पुर्जा पड़ा हुआ मिला जिसमें लिखा हुआ था कि इस बेईमान को पूरी सजा दी जाएगी, जन्म भर कैद से मुक्ति न मिलेगी। बाद इसके सुनने में आया कि फतेह सिंह भी छूटकर तिलिस्म के पास आ गए और कुमार की फौज फिर इकट्ठी हो रही है। इस खबर को सुनकर राजा सुरेंद्र सिंह ने दीवान जीत सिंह की तरफ देखा। जीत सिंह, जो कुछ भी हो, महाराज जय सिंह ने चढ़ाई कर ही दी। मुनासिब है कि हम भी पहुंचकर चुनारगढ़ का बखेड़ा ही तय कर दें। ये रोज रोज की खटपट अच्छी नहीं। राजा, तुम्हारा कहना ठीक है, ऐसा ही किया जाए। क्या कहें, हमने सोचा था कि लड़के के ही हाथ से चुनारगढ़ फतेह हो, जिससे उसका हौसला बढ़े, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। इन सब बातों और खबरों को सुन तीनों यार वहां से रवाना हो गए और एकांत में जाकर आपस में सलाह करने लगे। तेज सिंह, अब क्या करना चाहिए? देवी सिंह, चाहे जो भी हो, पहले तो कुमार को ही खोजना चाहिए। तेज सिंह, मैं कहता हूं कि तुम लश्कर की तरफ जाओ और हम दोनों कुमार की खोज करते हैं। ज्योतिषी, मेरी बात मानो तो पहले एक दफा उस तहखाने में चलो जिसमें महाराज शिवदत्त को कैद किया था। तेज सिंह, उसका तो दरवाजा ही नहीं खुलता। ज्योतिषी, भला चलो तो सही, शायद किसी तरकीब से खुल जाए। तेज सिंह, इसकी कोशिश तो आप बेफायदे करते हैं। अगर दरवाजा खुला भी तो क्या काम निकलेगा? ज्योतिषी, चलो तो। तेज सिंह, खैर चलो। तीनों यार तहखाने की तरफ रवाना हुए। बयान 13। कुंवर वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे बेहोश होकर उस गद्दी पर लेट गए। जब आंख खुली तो अपने को एक पत्थर की चट्टान पर सोए हुए पाया। घबराकर इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी, बीच में बहता चश्मा, किनारे किनारे जामुन के दरख्तों की बहार देखने से मालूम हो गया कि ये वही तहखाना है जिसमें अय्यार लोग कैद किए जाते हैं। जिस जगह तेज सिंह ने महाराज शिवदत्त को उनकी रानी के साथ कैद किया था, या कुमार ने पहाड़ी के ऊपर चंद्रकांता और चपला को देखा था, मगर पास न पहुंच सके थे। कुमार घबराकर पत्थर की चट्टान से उठ बैठे और उस खो को अच्छी तरह से पहचानने के लिए चारों तरफ घूमने और हर एक चीज को देखने लगे। अब शक जाता रहा और बिल्कुल यकीन हो गया कि ये वही खो है, क्योंकि उसी तरह कैदी महाराज शिवदत्त को जामुन के पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर लेटे और पास ही उनकी रानी को बैठे और पैर दबाते हुए देखा। इन दोनों का रुख दूसरी तरफ था। कुमार ने उनको देखा, मगर उनको कुमार का कुछ गुमान तक न हुआ। कुंवर वीरेंद्र सिंह दौड़े हुए उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर वाले दालान में चंद्रकांता और चपला को छोड़ तिलिस्म तोड़ने और खोह के बाहर गए थे। इस वक्त भी कुमारी को उसी दिन की तरह वहीं मैली और फटी साड़ी पहने, उसी तौर से चेहरे और बदन पर मैल चढ़ी और बालों की लट बांधे हुए बैठे देखा।
देखते ही फिर वही मोहब्बत की बला सिर पर सवार हो गई। कुमारी को पहले की तरह बेबसी की हालत में देख आंखों में आंसू भर आए, गला रुक गया और कुछ शर्मा के सामने से हट एक पेड़ की आड़ में खड़े हो जी में सोचने लगे, हाय अब कौन सा मुंह लेकर कुमारी चंद्रकांता के सामने जाऊं और उससे क्या बातचीत करूं। पूछने पर भी क्या ये कह सकूंगा कि तुम्हें छुड़ाने के लिए तिलिस्म तोड़ने गए थे लेकिन अभी तक वो नहीं टूटा। मुझे तो ये बात कभी नहीं कही जाएगी। क्या करूं, वन कन्या के फेर में तिलिस्म तोड़ने की भी सोच जाती रही और कई दिन का भी हर्ष हुआ। जब कुमारी पूछेगी कि तुम यहां कैसे आए तो क्या जवाब दूंगा। शिवदत्त भी यहां दिखाई देता है। लश्कर में तो सुना था कि वो छूट गया, बल्कि उसका दीवान खुद नजर देकर आया था। तब ये क्या मामला है। इन सब बातों को कुमार सोच ही रहे थे कि सामने से तेज सिंह आते दिखाई पड़े, जिनके कुछ दूर पीछे देवी सिंह और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी भी थे। कुमार उनकी तरफ बढ़े। तेज सिंह सामने से कुमार को अपनी तरफ आते देख दौड़े और उनके पास जाकर पैरों पर गिर पड़े, उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। देवी सिंह भी मिले और ज्योतिषी जी को भी दंडवत किया। अब ये चारों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत करने लगे। कुमार, देखो तेज सिंह, वो सामने कुमारी चंद्रकांता उसी तरह उदास और फटे कपड़े पहने बैठी है और बगल में उसकी सखी चपला बैठी हुई अपने आंचल से उसका मुंह पोंछ रही है। तेज सिंह, आपसे कुछ बातचीत भी हुई? कुमार, नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं यही सोच रहा था कि उनके सामने जाऊं या नहीं। तेज सिंह, कितने दिन से आप ये सोच रहे हैं? कुमार, मुझको अभी इस घाटी में आए 2 घड़ी भी नहीं हुई। तेज सिंह ताज्जुब से, क्या आप अभी इस गोह में आए हैं? इतने दिन कहां रहे? आपको लश्कर से आए तो कई दिन हुए। इस वक्त आपको यकायक यहां देख के मैंने सोचा कि कुमारी के इश्क में चुपचाप लश्कर से निकलकर इस जगह पर आ बैठे हैं। कुमार, नहीं, मैं अपनी खुशी से लश्कर से नहीं आया। न मालूम कौन उठा कर ले गया था। तेज सिंह, है क्या अभी तक आपको यह भी नहीं मालूम कि लश्कर से आपको कौन उठा ले गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर कुमार ने अपना कुल हाल पूरा कह सुनाया। जब तक कुमार अपनी कैफियत कहते रहे, ये तीनों यार अचंभे भरे सुनते रहे। जब कुमार ने अपनी कथा समाप्त की तब तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा, ये क्या मामला है, आप कुछ समझे? ज्योतिषी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ख्याल में नहीं आता कि कुमार कहाँ गए थे और उन्हें ऐसे तमाशे दिखलाने वाला कौन था। कुमार, तिलिस्म तोड़ने के वक्त जो ताज्जुब की बातें देखी थी उनसे बढ़कर इन 2-1 दिनों में दिखाई पड़ी। देवी सिंह, किसी छोटे दिल के डरपोक आदमी को ऐसा मौका पड़े तो घबरा के जान ही दे दे। ज्योतिषी, हाँ, इसमें क्या संदेह है। कुमार, और एक ताज्जुब की बात सुनो, शिवदत्त भी यहां दिखाई पड़ रहा है। तेज सिंह, सो कहां? कुमार ने हाथ का इशारा करके कहा, उस पेड़ के नीचे नजर दौड़ाओ। तेज सिंह, हाँ ठीक तो है, मगर ये क्या मामला है, चलो उससे बात करें, शायद कुछ पता लगे। कुमार, उसके सामने ही कुमारी चंद्रकांता पहाड़ी के ऊपर है, पहले उससे कुछ हाल पूछना चाहिए। मेरा जी तो अजब पेच में पड़ा हुआ है, कोई बात बैठती ही नहीं कि वो क्या पूछेगी और मैं क्या जवाब दूंगा। तेज सिंह, आशिकों की यही दशा होती है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी तरफ से बात करूंगा। चारों आदमी शिवदत्त की तरफ चले। पहले उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर छोटे दालान में कुमारी चंद्रकांता और चपला बैठी थी। कुमारी की निगाह दूसरी तरफ थी। चपला ने इन लोगों को देखा, वो उठ खड़ी हुई और आवाज देकर कुमार के राजी खुशी का हाल पूछने लगी, जिसका जवाब खुद कुमार ने देकर कुमारी चंद्रकांता के मिजाज का हाल पूछा। चपला ने कहा,
इनकी हालत तो देखने से ही मालूम होती होगी, कहने की जरूरत नहीं। कुमारी अभी भी सिर नीचे किए बैठी थी। चपला के बातचीत की आवाज सुनकर चौंक कर उसने सिर उठाया। कुमार को देखते ही हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और आंखों से आंसू बहाने लगी। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने कहा, चंद्रकांता, थोड़े दिन और सब्र करो। तिलिस्म टूट गया, थोड़ा बाकी है। कई सबब से मुझे यहां आना पड़ा। अब मैं फिर उसी तिलिस्म की तरफ जाऊंगा। चपला, कुमारी कहती हैं कि मेरा दिल यह कह रहा है कि इन दिनों या तो मेरी मोहब्बत आपके दिल से कम हो गई है या फिर मेरी जगह किसी और ने दखल कर ली। मुद्दत से इस जगह पर तकलीफ उठा रही हूं, जिसका ख्याल मुझे कभी भी ना था, मगर कई दिनों से ये एक नया ख्याल जी में पैदा होकर मुझे बेहद सता रहा है। चपला इतना कह के चुप हो गई। तेज सिंह ने मुस्कुराते हुए कुमार की तरफ देखा और बोले, क्यों, कहो तो फंडा फोड़ दूं? कुमार इसके जवाब में कुछ न कह सके। आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी और हाथ जोड़ के उनकी तरफ देखा। हंसकर तेज सिंह ने कुमार के जुड़े हाथ छुड़ा लिए और उनकी तरफ से खुद चपला को जवाब दिया, कुमारी को समझा दो कि कुमार की तरफ से किसी तरह का अंदेशा न करें। तुम्हारे इतना ही कहने से कुमार की हालत खराब हो गई। चपला, आप लोग आज यहां किस लिए आए? तेज सिंह, महाराज शिवदत्त को देखने आए। वहां खबर लगी थी कि ये छूटकर चुनारगढ़ पहुंच गए। चपला, किसी अय्यार ने सूरत बदली होगी। इन दोनों को तो मैं यहां बराबर देखती रहती हूं। तेज सिंह, जरा मैं भी उनसे बातचीत कर लूं। तेज सिंह और चपला की बातचीत महाराज शिवदत्त कान लगाकर सुन रहे थे। अब वे कुमार के पास आए, कुछ कहना चाहते थे कि ऊपर चंद्रकांता और चपला को देखकर चुप हो गए। तेज सिंह, शिवदत्त, हाँ, क्या कहने को थी? कहो, क्यों रुक गए? शिवदत्त, अब न कहूंगा। क्यों? शायद न कहने से जान बच जाए। तेज सिंह, अगर कहोगे तो तुम्हारी जान कौन मारेगा? जब इतना ही बता दो तो बाकी क्या रहा? न बताओगे तो मैं तुम्हें कब छोड़ूंगा? जो चाहो करो, मगर मैं कुछ न बताऊंगा। इतना सुनते ही तेज सिंह ने कमर से खंजर निकाल लिया। साथ ही चपला ने ऊपर से आवाज दी, नहीं, ऐसा मत करना। तेज सिंह ने हाथ रोककर चपला की तरफ देखा। चपला, शिवदत्त के ऊपर खंजर खींचने का क्या सबब है? तेज सिंह, ये कुछ कहने आए थे, मगर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो गए। अब पूछता हूं तो कुछ बताते नहीं, बस कहते हैं कि कुछ बोलूंगा तो जान चली जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या मामला है। एक तो इनके बारे में हम लोग पहले ही हैरान थे, दूसरे कुछ कहने के लिए हम लोगों के पास आना और फिर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो जाना और पूछने से जवाब देना कि कहेंगे तो जान चली जाएगी। इन सब बातों से तबीयत और परेशान होती है। चपला, आजकल ये पागल हो गए हैं। मैं देखा करती हूं कि कभी कभी चिल्लाया और इधर उधर दौड़ा करते हैं। बिल्कुल हालत पागलों की सी पाई जाती है। इनकी बातों का कुछ ख्याल न करो। शिवदत्त, उल्टे मुझी को पागल बनाती है। तेज सिंह शिवदत्त से, क्या कहा? फिर से कहो। शिवदत्त, कुछ नहीं, तुम चपला से बातें करो। मैं तो आजकल पागल हो गया हूं। देवी सिंह, वाह, क्या पागल बने हैं। शिवदत्त, चपला का कहना बहुत सही है। मेरे पागल होने में कोई शक नहीं। कुमार, ज्योतिषी जी, जरा इन नई गढ़ंत के पागल को देखना। ज्योतिषी हंसकर, जब आकाशवाणी ही हो चुकी कि ये पागल है तो अब क्या बाकी रहा। कुमार, दिल में कई तरह के खुटके पैदा होते हैं। तेज सिंह, इसमें जरूर कोई भारी भेद है, न मालूम वो कब खुलेगा। लाचारी यही है कि हम कुछ कर नहीं सकते। देवी सिंह, हमारी उस्तादिन इस भेद को जानती हैं, मगर उनको अभी इस भेद को खोलना मंजूर नहीं।
कुमार, ये बिल्कुल ठीक है। देवी सिंह की बात पर तेज सिंह हंसकर चुप हो रहे। महाराज शिवदत्त भी वहां से उठकर अपने ठिकाने पर जा बैठे। तेज सिंह ने कुमार से कहा, अब हम लोगों को लश्कर में चलना चाहिए। सुनते हैं कि हम लोगों के पीछे महाराज शिवदत्त ने लश्कर पर धावा मारा, जिससे बहुत कुछ खराबी हुई। मालूम नहीं पड़ता कि वो कौन शिवदत्त था, मगर फिर सुनने में आया कि शिवदत्त भी गायब हो गया। अब यहां आकर फिर शिवदत्त को देख रहे हैं। कुमार, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सब बातें बहुत ही ताज्जुब की हैं। खैर, तुमने जो कुछ जिसकी ज़बानी सुना है, साफ साफ कहो। तेज सिंह ने अपने तीनों आदमियों का कुमार की खोज में लश्कर से बाहर निकलना, नौगढ़ राज्य में सुरेंद्र सिंह के दरबार में भेष बदले हुए पहुंचकर 2 जासूसों की ज़बानी लश्कर का हाल सुनना, महाराज जय सिंह और सुरेंद्र सिंह का चुनारगढ़ पर चढ़ाई करना आदि सब हाल कहा, जिसे सुनकर कुमार परेशान हो गए। खो के बाहर चलने के लिए तैयार हुए। कुमारी चंद्रकांता से फिर कुछ बातें कर और धीरज देकर आंखों से आंसू बहाते कुंवर वीरेंद्र सिंह उस खोह के बाहर हुए। शाम हो चुकी थी और अब ये चारों खोह के बाहर आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा कि हम लोग यहाँ बैठते हैं, तुम नौगढ़ जाकर सरकारी अस्तबल में से एक उम्दा घोड़ा खोल लाओ, जिस पर कुमार को सवार करा के तिलिस्म की तरफ ले चले। मगर देखो, किसी को मालूम न हो कि देवी सिंह घोड़ा ले गए हैं। देवी सिंह, जब किसी को मालूम ही हो गया तो फिर मेरे जाने से क्या फायदा। तेज सिंह, अच्छा, कितनी देर में आओगे? ये तो कोई भारी बात नहीं है, जो देर लगेगी पहर भर के अंदर आ जाऊंगा। ये कहकर देवी सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। उनके जाने के बाद ये तीनों आदमी घने पेड़ों के नीचे बैठ बातें करने लगे। कुमार, क्यों ज्योतिषी जी, शिवदत्त का भेद कुछ न खुलेगा? ज्योतिषी, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये असल में शिवदत्त ही था, जिसने कैद से छूटकर अपने दीवान के हाथ आपके पास तोहफा भेजकर सुलह के लिए कहलवाया था। और विचार से मालूम होता है कि वो भी असली शिवदत्त ही है, जिसे आप इस वक्त खो में छोड़ आए हैं। मगर बीच का हाल कुछ मालूम नहीं होता कि क्या हुआ। कुमार, पिताजी ने चुनारगढ़ पर चढ़ाई की है, देखें क्या नतीजा होता है। हम लोग भी वहां जल्दी पहुंचते तो ठीक था। ज्योतिषी, कोई हर्ज नहीं, वहां बोलने वाला कौन है? आपने सुना ही है कि शिवदत्त फिर से गायब हो गया, बल्कि उस पुर्जे से जो उसके पलंग पर मिला, मालूम होता है कि वो फिर गिरफ्तार हो गया। तेज सिंह, हाँ, चुनारगढ़ को जीतने में कोई शक नहीं है, क्योंकि सामना करने वाला कोई नहीं, मगर उनके अय्यारों का खौफ जरा बना रहता है। कुमार, बद्रीनाथ वगैरह भी गिरफ्तार हो जाते तो बेहतर था। तेज सिंह, आपकी चलकर जरूर गिरफ्तार करूंगा। इसी तरह की बातें करते इनको पहर भर से ज्यादा गुजर गया। देवी सिंह घोड़ा लेकर आ पहुंचे, जिस पर कुमार सवार होकर तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। साथ साथ तीनों अय्यार पैदल बातें करते जाने लगे। बयान 14। कुमार के गायब हो जाने के बाद तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी उनकी खोज में निकले हैं। इस खबर को सुनकर महाराज शिवदत्त के जी में फिर से बेईमानी पैदा हुई। एकांत में अपने अय्यारों और दीवान को बुलाकर उसने कहा, इस वक्त कुमार लश्कर से गायब है और उनके अय्यार भी उन्हें खोजने गए हैं। मौका अच्छा है। मेरे जी में आता है कि चढ़ाई करके कुमार के लश्कर को खत्म कर दूं और उस खजाने को भी लूट लूं जो तिलिस्म में से उनको मिला है। इस बात को सुन दीवान और बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल ने बहुत कुछ समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कुमार से सुलह कर चुके हैं। अगर इस लश्कर को आप जीत ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर दुश्मनी पैदा करना ठीक नहीं, इत्यादि बहुत सी बातें करके इन लोगों ने समझाया, मगर शिवदत्त ने एक न मानी। इन्हीं अय्यारों में नाजिम और अहमद भी थे, जो शिवदत्त की राय में शरीक थे और उसे हमला करने के लिए उकसाते थे। आखिर महाराज शिवदत्त ने
कुंवर वीरेंद्र सिंह के लश्कर पर हमला किया और खुद मैदान में आकर फतेह सिंह सिपहसालार को मुकाबले के लिए ललकारा। वो भी जवां मर्द था, तुरंत मैदान में निकल आया और पहर भर तक खूब लड़ा, लेकिन आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गया। सेनापति के गिरफ्तार होते ही फौज बेदिल होकर भाग गई। सिर्फ खेमा वगैरह महाराज शिवदत्त के हाथ लगा। तिलिस्मी खजाना उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि तेज सिंह ने बंदोबस्त करके उसको पहले ही नौगढ़ भिजवा दिया था। हाँ, तिलिस्मी किताब उसके कब्जे जरूर पड़ गई, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, अब इस तिलिस्म को मैं खुद तोड़कर कुमारी चंद्रकांता को उस खोह से निकालकर ब्याहूंगा। फतेह सिंह को कैद कर शिवदत्त ने जलसा किया। नाच की महफिल से उठकर खास दीवान खाने में आकर पलंग पर सो रहा। उसी रोज वो पलंग पर से गायब हुआ। मालूम नहीं कौन ले गया। सिर्फ वो पुर्जा पलंग पर मिला जिसका हाल ऊपर बता चुके हैं। उसके गायब होने पर फतेह सिंह सिपहसालार भी कैद से छूट गया। उसकी आंख सुनसान जंगल में खुली। ये कुछ मालूम न हुआ कि उसको कैद से किसने छुड़ाया, बल्कि उसके उन जख्मों पर जो शिवदत्त के हाथ से लगे थे पट्टी भी बांधी गई थी, जिससे बहुत आराम और फायदा मालूम होता था। फतेह सिंह फिर तिलिस्म के पास आए, जहां उनके लश्कर के कई आदमी मिले, बल्कि धीरे धीरे वो सब फौज इकट्ठी हो गई जो भाग गई थी। उसके बाद ही ये खबर लगी कि महाराज शिवदत्त को भी कोई गिरफ्तार कर ले गया। अकेले फतेह सिंह ने सिर्फ थोड़े से बहादुरों पर भरोसा कर चुनारगढ़ पर चढ़ाई कर दी। 2 कोस गया होगा कि लश्कर लिए हुए महाराज जयसिंह के पहुंचने की खबर मिली। चुनारगढ़ का जाना छोड़ जयसिंह के इस्तकबाल को गया और उनका भी इरादा अपने जैसा ही सुन उनके साथ चुनारगढ़ की तरफ बढ़ा। जयसिंह की फौज ने पहुंचकर चुनारगढ़ का किला घेर लिया। शिवदत्त की फौज ने किले के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। फसीलों पर तोपें चढ़ा दी और कुछ रसद का सामान कर फसीलों और बुर्जों पर लड़ाई करने लगे।